भारत के मध्यकालीन इतिहास को जब हम देखते हैं तो एक राजवंश का नाम सामने आता है जो एक चट्टान की तरह मजबूत था, गुर्जर प्रतिहार। ये बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शुरुआत, इनकी उत्पत्ति आज भी एक बड़ा रहस्य है। तो चलिए आज इसी महान साम्राज्य की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम करेंगे इनकी रहस्यमयी उत्पत्ति से। फिर हम देखेंगे कि इनको लेकर क्या क्या सिद्धांत हैं और पत्थर पर खुदे सबूत क्या कहते हैं। इसके बाद इनके कुछ बड़े शासकों के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इतनी बड़ी विरासत का अंत आखिर हुआ कैसे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है, आखिर ये लोग थे कौन? कहाँ से आए थे ये इतने प्रभावशाली शासक? देखिए, मजे की बात तो ये है कि इनका नाम ही अपने आप में इनकी पूरी कहानी बता देता है। गुर्जर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोग गुर्जरातरा प्रदेश से थे और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की एक ढाल बनकर रक्षा की थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका नाम किसी जाति से नहीं बल्कि एक जगह से जुड़ा था। ये वही जमीन थी जहां से उनकी ताकत का सूरज उगा और जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए एक खास जगह दे दी। अब समय है एक जासूस की तरह सोचने का। चलिए उन अलग अलग थ्योरीज की जांच करते हैं जो इनकी उत्पत्ति के बारे में बताई गई हैं। यकीन मानिए, ये किसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने जैसा है। सबसे मशहूर कहानियों में से एक हमें अग्निकुंड तक ले जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिहारों के साथ साथ परमार, चालुक्य और चौहान, इन चारों का जन्म एक पवित्र यज्ञ की आग से हुआ था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है जो उनकी असाधारण वीरता को दिखाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कर्नल टॉड और स्मिथ जैसे कई बड़े इतिहासकारों का मानना था कि प्रतिहारों की जड़ें भारत के बाहर थीं। उन्होंने उन्हें शक, कुषाण या फिर हूण जैसी जातियों से जोड़ा। और वहीं एक दूसरा नजरिया भी है जो उन्हें पूरी तरह से भारतीय मानता है। गौरीशंकर ओझा जैसे इतिहासकार उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं, तो ग्वालियर के शिलालेख उन्हें सीधे सीधे भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। कुछ सबूत तो उन्हें ब्राह्मण मूल का भी बताते हैं। तो मतलब हमारे पास कई अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना? अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी कहानियां और इतने सारे सिद्धांत आपस में टकरा रहे हों तो सच का पता कैसे लगाया जाए? जवाब पत्थर पर खुदा हुआ मिलता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उस जमाने के शिलालेख क्या कहते हैं। देखिए, शिलालेख इतिहास के वो गवाह होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। ये पत्थर पर लिखी वो सच्ची कहानियां हैं जो हमें सीधे उस दौर के लोगों से मिलाती हैं, बिना किसी मिलावट के। और यहीं घटियाला के शिलालेख से हमें एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। 861 ईस्वी का ये लेख साफ साफ कहता है कि इस वंश के संस्थापक यानी आदि पुरुष हरिश्चंद्र नाम के एक ब्राह्मण राजा थे। कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थीं। उनकी क्षत्रिय पत्नी, जिनका नाम भद्रा था, उनके 4 वीर बेटों ने मिलकर मंडोर के किले को जीता और वहीं पर प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी की नींव रखी। प्रतिहारों का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। उस दौर के विदेशी यात्री भी उनके बारे में जानते थे। मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उनके राज्य को कुचे लो कहा, तो वहीं अरब के इतिहासकार उन्हें जुर्ज के नाम से जानते थे। अच्छा, तो अब हम उनकी उत्पत्ति के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। तो चलिए अब मंडोर के उन शुरुआती शासकों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी ताकत से इस साम्राज्य को सींचा और उसे एक मजबूत आकार दिया। वंश की शुरुआत हरिश्चंद्र के बेटे रज्जिल से होती है। उनके बाद नरभट्ट और फिर नागभट्ट प्रथम जैसे शासक आए, जिन्होंने राजधानी को एक और भी मजबूत जगह मेड़ता में बनाया। आगे चलकर बाउक और कक्कूका जैसे राजाओं ने जो शिलालेख बनवाए, वही आज हमें ये सारी बातें बताने के लिए मौजूद हैं। जरा इनके शासन के पैमाने का अंदाजा लगाइए। ये राजवंश लगभग 500 सालों तक सत्ता में रहा और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का समय तो उनका सुनहरा दौर था, जब वे उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। हर कहानी का एक अंत होता है। अब हम मंडोर के प्रतिहारों के आखिरी अध्याय पर आ पहुंचे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनका अंत किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक शादी के मंडप में लिखा गया। साल था 1395।
ये वही साल था जब इस महान राजवंश के अपने ही गढ़ पर उसके शासन का सूरज ढलने लगा था। हुआ ये कि प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी राठौड़ वंश में कर दी और दहेज में क्या दिया? अपना पुश्तैनी किला मंडोर। ये सत्ता का एक ऐसा हस्तांतरण था जो तलवार से नहीं बल्कि एक शादी के वचन से हुआ। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या दहेज में दिया गया सिर्फ एक किला, एक पूरे राजवंश की, उसकी पूरी विरासत के खत्म होने का प्रतीक बन सकता है? एक ऐसा राजवंश जिसने सदियों तक सरहदों की हिफाजत की, उसकी अपनी ही जन्मभूमि पर, उसकी कहानी एक लड़ाई से नहीं, एक शादी से खत्म हो गई। वाकई इतिहास भी कितने अजब गजब मोड़ लेता है।